नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जांच प्रक्रिया में तेजी, स्थानीय कंटेनमेंट जोन और लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना कोविड के प्रमुख हथियार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया, देश में पिछले 15 दिन से कोविड-19 के सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है। कंटेनमेंट जोन और जांच के उपायों से कई राज्यों में महामारी की तीव्रता में कमी आई। देश में एक दिन में रिकॉर्ड 4,22,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हुए। भारत में 18 करोड़ 44 लाख लोगों को कोविड टीके लगाए गए। केंद्र सरकार ने म्यूकोरमाइकोसिस के रोगियों को राहत पहुंचाने के लिए फंगल रोधी दवाई एम्फोटेरिसिन बी का उत्पादन बढ़ाया। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कोविड महामारी से निपटने के लिए व्यापक अभियान चलाने की योजना। रेलवे ने अब तक देश के विभिन्न राज्यों को 11,030 मीट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाई। तूफान ताउते गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र पहुंचकर कमजोर हुआ, अगले कुछ घंटों में गहरे दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित होगा। और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर ऑडियो विजुअल ऐप की शुरुआत की। समाचार संध्या में निखिल कुमार के साथ मैं लवलीन निगम। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी श्रोताओं से अपील है, लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पिछले 15 दिन से उपचाराधीन कोविड मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है और कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि कोविड से स्वस्थ होने की दर में स्पष्ट रूप से सकारात्मक रुख नजर आ रहे हैं। आज देश में करीब 13.3% केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं और हमने पिछले 15 दिनों में एक्टिव केसेस में एक कंटिन्यूअस डिक्लाइन नोट किया है। 3 मई को जहां यह 17.13% था, वह घटते घटते अब केसेस जो हमारी मेडिकल सुपरविजन में हैं, वह 13.3% हो चुके हैं। इसी तरह से हम एक रिकवरी में भी पॉजिटिव ट्रेंड नोट कर रहे हैं। 3 मई को जहां पर देश में रिकवरी ऑन एन एवरेज 81.7% थी, वह बढ़ते बढ़ते अब 85.6% हो गई है। आज जितने केसेस देश में पिछले 24 घंटे में रिकवरी की कैटेगरी में आए हैं, वह 4,22,436, जो कि देश में अब तक की हाईएस्ट रिकवरी है। श्री अग्रवाल ने कहा कि अब देश में केवल 8 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना 10,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। देश में ऐसी 8 ही स्टेट बची हैं जो 10,000 से अधिक डेली केसेस रिपोर्ट कर रही हैं और साथ ही 26 स्टेट देश में ऐसी हैं जहां पर की रिकवरीज जो हैं डेली केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उनसे अधिक हैं। अन्य देशों की तुलना में संक्रमण के आंकड़ों पर श्री अग्रवाल ने बताया कि देश में पिछले 16 महीने में अब तक के सर्वाधिक लोग संक्रमित हुए। इसके बावजूद सरकार संक्रमण फैलाव का 2% जनसंख्या तक सीमित रखने में सफल रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में संक्रमण का फैलाव 10.1% जनसंख्या तक रहा, ब्राजील में 7.3%, फ्रांस में 9% और इटली में 7.4% जनसंख्या तक रहा। नीति आयोग में स्वास्थ्य मामलों के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि संक्रमण को फैलने से रोकने और जांच बढ़ाने के व्यापक प्रयासों के कारण कई राज्यों में महामारी का स्तर स्थिर हो गया है। In many states, the pandemic curve is stabilizing. Comprehensive effort at containment, at testing, restrictions, and all the effort that people of those states are carrying out is resulting in stabilization. Maharashtra, Kerala, Karnataka, Telangana, UP, Delhi, Rajasthan, Bihar, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, and so on. We still have a few states where there continues to be concern in terms of the trajectory. Tamil Nadu, Andhra, West Bengal, Orissa, some extent also Punjab.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड महामारी से निपटने के लिए जांच का दायरा बढ़ाने और स्थानीय कंटेनमेंट जोन बनाने पर जोर दिया है और कहा है कि लोगों को समुचित तथा सही जानकारी देना ही महामारी से निपटने का प्रमुख हथियार है। उन्होंने आज महामारी से निपटने में अपने सफल अनुभवों को साझा करने के लिए राज्यों और जिलों के फील्ड अधिकारियों से वर्चुअल संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि स्वयं कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद कई अधिकारियों ने लोगों की सेवा जारी रखी। उन्होंने कहा कि कोविड के कारण कई अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों को खो दिया, लेकिन उन्होंने अपनी सेवा देने के मार्ग को ही चुना। प्रधानमंत्री ने जिलाधिकारियों से कोरोना महामारी से निपटने के लिए अपने नए विचार देने को कहा ताकि उनके नए सुझावों को महामारी से निपटने की योजना में शामिल किया जा सके। श्री मोदी ने कहा कि जिलाधिकारियों ने महामारी से निपटने में स्थानीय कंटेनमेंट जोन में कारगर ढंग से नीति बनाकर काम किया। आपके जिले की सफलता बाकी जिलों के लिए एक उदाहरण बन सकती है, उनकी भी मदद कर सकती है। कोरोना से निपटने के लिए जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको भी हमें एडॉप्ट करते चलना है। आपके बहुत से साथी ऐसे जिलों में होंगे जहां कोरोना संक्रमण पीक पर पहुंचने के बाद अब कम हो रहा है। उनके अनुभवों से सीखकर आप अपने जिलों में अपनी रणनीति को और मजबूत करते रहेंगे तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई और आसान होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि फील्ड अधिकारियों का काम अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का मनोबल बढ़ाना है। उन्होंने दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा। इस समय कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के आंकड़े कम हो रहे हैं, कई राज्यों में बढ़ भी रहे हैं। कम होते आंकड़ों के बीच हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बीते एक साल में करीब हर मीटिंग में मेरा यही आग्रह रहा है कि हमारी लड़ाई एक एक जीवन बचाने की है। हमारी जिम्मेदारी संक्रमण को फैलने से रोकने की भी है और ये तभी संभव है जब हमें संक्रमण की स्केल की सही जानकारी होगी। श्री मोदी ने कहा कि कोविड के बढ़ते मामलों के बीच ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य चिकित्सा के बुनियादी ढांचे की बड़ी चुनौती है और जिलाधिकारियों पर लोगों तक पहुंचकर उन्हें राहत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने जिलों में ऑक्सीजन की समुचित आपूर्ति और उपयोग के लिए एक निगरानी प्रकोष्ठ बनाने के लिए भी कहा। पीएम केयर्स के माध्यम से देश के हर जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर तेजी से काम किया जा रहा है। कई अस्पतालों में ये प्लांट काम करना शुरू भी कर, जैसे भी चंडीगढ़ का हमने सुना, कितना बेनिफिट हुआ उनको। और इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि जिस भी जिलों को ये प्लांट अलॉट होने वाले हैं, वहां हर जरूरी तैयारी पहले से पूरी होने पर ऑक्सीजन प्लांट और तेजी से सेटअप हो जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि टीकों की बर्बादी को रोकना चाहिए। कोरोना के टीके की सप्लाई को बहुत बड़े स्तर पर बढ़ाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं को हेल्थ मिनिस्ट्री लगातार स्ट्रीमलाइन कर रही है। कोशिश ये है कि अगले 15 दिन का शेड्यूल राज्यों को एडवांस में मिल जाए। इससे आपको भी पता रहेगा कि जिले में कितने लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध होने जा रही है और आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है। वैक्सीन वेस्टेज रोकने में जिला स्तर पर सही प्रबंधन की भूमिका के बारे में भी आप अच्छी तरह जानते हैं। आपके सहयोग से वैक्सीन वेस्टेज पूरी तरह रुक सकती है। प्रधानमंत्री के साथ संवाद में अधिकारियों ने अपने श्रेष्ठ अनुभवों को साझा किया और ग्रामीण अर्ध शहरी इलाकों में कोविड महामारी से निपटने के लिए अपने सुझाव और सिफारिशों को भी साझा किया। वर्चुअल संवाद में केंद्रीय गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के साथ दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। देश में अब तक 18 करोड़ 44 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 15,10,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश में कोविड मरीजों और दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या निरंतर कम हो रही है। हालांकि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमित लोगों की संख्या अब भी बढ़ रही है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में 4,22,000 से अधिक लोग कोविड से ठीक हुए हैं।
स्वस्थ होने की दर 85.60% हो गई है। इसे मिलाकर देश में अब तक 2 करोड़ 15 लाख से अधिक रोगी इस संक्रमण से ठीक हुए हैं। कुल संक्रमित लोगों का 13.29% लोगों का इलाज चल रहा है। इस समय 33,53,000 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में उपचार हो रहा है। कल देश भर में 2,63,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान 4,329 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही कोविड से मृतकों की संख्या 2,78,000 से अधिक हो गई है। म्यूकोरमाइकोसिस के उपचार के लिए फंगल रोधी दवाई एम्फोटेरिसिन बी की बढ़ती मांग के बीच केंद्र सरकार ने इस दवा का उत्पादन बढ़ा दिया है। इससे ज्यादातर मधुमेह रोगी ही प्रभावित होते हैं। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस दवाई की आवश्यकता और आपूर्ति की समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि इस दवा की आपूर्ति कई गुना बढ़ाई गई है। श्री मंडाविया ने कहा कि दवा के वितरण और आपूर्ति श्रृंखला के प्रबंधन की सक्षम प्रणाली तैयार की गई है और इसके भंडारण की समस्या भी जल्द ही दूर कर दी जाएगी। रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कोविड-19 के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की उपलब्धता की समीक्षा के लिए फार्मास्यूटिकल्स सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ आज बैठक की। एक ट्वीट संदेश में श्री गौड़ा ने कहा कि फार्मास्यूटिकल्स विभाग देश भर में दवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहा है। पंचायती राज मंत्रालय ने कोविड महामारी से निपटने के लिए पंचायतों को परामर्श जारी किया है। पंचायतों से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के उपाय के बारे में ग्रामीण समुदाय की जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक अभियान चलाने के लिए कहा गया है। मंत्रालय ने परामर्श दिया है कि लोगों को फिंगर ऑक्सीमीटर, N95 मास्क, थर्मल स्कैनिंग उपकरण और सैनिटाइजर जैसे आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। पंचायतों के नोटिस बोर्ड पर जांच, टीकाकरण केंद्र, डॉक्टर और अस्पताल में बिस्तरों की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्रदर्शित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मंत्रालय ने संक्रमण फैलने के कारण आजीविका पर संकट को देखते हुए राहत और पुनर्वास के उपाय करने को कहा है। वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान उपलब्ध कराने के लिए 25 राज्यों को 8,923 करोड़ रुपए पहले ही जारी कर दिए हैं। रेलवे ने 13 राज्यों को 11,030 मीट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाई है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलवे देश भर के विभिन्न राज्यों में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाकर राहत पहुंचाने का अपना सफर जारी रखे हुए है। मंत्रालय ने कहा कि अब तक लगभग 175 ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों ने अपनी यात्रा पूरी कर विभिन्न राज्यों को राहत पहुंचाई है। रेलवे पश्चिम में हापा और मुंद्रा तथा पूर्व में राउरकेला, दुर्गापुर, टाटानगर और अंगुल जैसे स्थानों से ऑक्सीजन लेकर उसे विभिन्न राज्यों में पहुंचा रहा है। रेलवे ने अब तक महाराष्ट्र को 521, उत्तर प्रदेश को 2,858, मध्य प्रदेश को 476, दिल्ली को 3,794 और हरियाणा को 1,427, तेलंगाना को 565, राजस्थान को 40, कर्नाटक को 480, उत्तराखंड को 200, तमिलनाडु को 350, केरल को 118 और पंजाब को 81 मीट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाई है। इस्पात संयंत्रों से तरल चिकित्सा ऑक्सीमीटर की आपूर्ति बढ़ाई गई है। 1 अप्रैल को ऑक्सीजन की आपूर्ति 538 टन प्रतिदिन थी, जिसे बढ़ाकर 4,000 टन प्रतिदिन से अधिक कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि कल इस्पात संयंत्रों से देश भर में 4,435 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई। महाराष्ट्र को ऑक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों में अब श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट भी शामिल हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमितों की बड़ी संख्या और ऑक्सीजन की जरूरतों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार राज्य के भीतर ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने को प्रोत्साहित कर रही है। राज्य सरकार के प्रयासों को मजबूत करते हुए और मानवीय सेवा की अपनी विरासत को जारी रखते हुए श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट ने अहमदनगर जिले के शिरडी में श्री साईं बाबा जनरल अस्पताल में एक मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्रोजेक्ट और आरटीपीसीआर प्रयोगशाला की स्थापना की है। संयंत्र में प्रति मिनट 1200 लीटर ऑक्सीजन पैदा करने की क्षमता है और यह साईनाथ अस्पताल में 300 बिस्तरों को ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगा। यह परियोजना पर्यावरण के अनुकूल है और बिना किसी कच्चे माल की आवश्यकता के 24 घंटे काम करेगी। इस ऑक्सीजन उत्पादन परियोजना के माध्यम से हवा से ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाएगा। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन उत्पादन परियोजना शुरू करने के साईं बाबा संस्थान के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह कई रोगियों के जीवन को बचाएगा और समय पर
स्वास्थ्य सुविधा एवं देखभाल प्रदान करेगा। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। यूरोपीय संघ के औषधि नियंत्रक ने कहा है कि फाइजर की कोविड वैक्सीन का भंडारण अब फ्रिज के तापमान पर 1 महीने तक किया जा सकता है। अभी तक इसके सुरक्षित भंडारण का समय 5 दिन का था। यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी EMA ने कहा है कि लंबे समय तक सुरक्षित भंडारण से पूरे यूरोप में टीकाकरण का महत्वपूर्ण असर पड़ने की संभावना है। केंद्र ने प्लाज्मा थेरेपी को कोविड उपचार प्रोटोकॉल से हटा दिया है। राष्ट्रीय कोविड कार्यबल ने हल्के, मध्यम और गंभीर कोरोना संक्रमण के प्रबंधन के लिए कल नए नैदानिक दिशा निर्देश जारी किए। दिशा निर्देशों में प्लाज्मा थेरेपी का उल्लेख नहीं है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज कोविड-19 पर हिंदी और अंग्रेजी में एक विशेष फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर तनुजा मनोज नेसारी चर्चा में भाग लेंगी। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800115767 और लैंडलाइन नंबर 0112331444 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। केंद्र ने कहा है कि कोविड महामारी से निपटने के लिए विदेशी सहायता तेजी से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 11,325 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 15,801 ऑक्सीजन सिलेंडर, 19 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, 8,000 से अधिक वेंटिलेटर और 6 लाख से अधिक रेमडेसिविर वॉल्व्स भेजी गई हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जांच प्रक्रिया में तेजी, स्थानीय कंटेनमेंट जोन और लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना कोविड के प्रमुख हथियार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया, देश में पिछले 15 दिनों से कोविड-19 के सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है। कंटेनमेंट जोन और जांच के उपायों से कई राज्यों में महामारी की तीव्रता में कमी आई। देश में एक दिन में रिकॉर्ड 4,22,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हुए। भारत में 18,44,00,000 लोगों को कोविड टीके लगाए गए। केंद्र सरकार ने म्यूकोरमाइकोसिस के रोगियों को राहत पहुंचाने के लिए फंगल रोधी दवाई एम्फोटेरिसिन B का उत्पादन बढ़ाया। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कोविड महामारी से निपटने के लिए व्यापक अभियान चलाने की योजना। रेलवे ने अब तक देश के विभिन्न राज्यों को 11,030 मीट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाई। तूफान ताउते गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र पहुंचकर कमजोर हुआ। अगले कुछ घंटों में इसके गहरे दबाव के क्षेत्र में परिवर्तन होने की आशंका। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर ऑडियो विजुअल ऐप की शुरुआत की। कमजोर पड़ा चक्रवाती तूफान ताउते राजस्थान के दक्षिण पश्चिम इलाकों में कल सुबह तक पहुंचेगा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इसकी वजह से कई जिलों में तेज से बहुत तेज वर्षा हो सकती है। राज्य में प्रवेश करने के बाद दक्षिण पश्चिम जिलों से होता हुआ ये तूफान उत्तर पूर्व के जिलों से गुजरेगा। इस अवधि के दौरान 30 जिले प्रभावित हो सकते हैं और 12 जिलों में मूसलाधार वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, जालोर और पाली जिले में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा राज्य के 18 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तूफान को देखते हुए सरकार और प्रशासन द्वारा सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश में आज और कल तूफान का सबसे ज्यादा असर रहेगा। तूफान से संभावित असर को देखते हुए पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आपदा प्रबंधन की टीमों को तूफान से संभावित असर वाले क्षेत्रों में तैनात किया गया है। प्रशासन ने कोविड रोगियों के लिए पूरे राज्य में ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति तथा सभी जिलों में आपातकालीन स्थिति में बिजली की आपूर्ति करने के
के व्यापक प्रबंध किए हैं। इस बीच कल रात से राज्य के ज्यादातर जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का दौर शुरू हो गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में अत्यधिक भीषण चक्रवात ताउते उत्तर उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ गया है। तूफान आज दोपहर 2:30 बजे दीसा के दक्षिण पश्चिम में 190 किलोमीटर और अहमदाबाद के दक्षिण दक्षिण पश्चिम में 105 किलोमीटर दूर केंद्रित था। अगले कुछ घंटों में इसके उत्तर उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ने और धीरे धीरे कमजोर होने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया कि तूफान से बुरी तरह प्रभावित सौराष्ट्र के तटीय जिलों में राहत और बचाव कार्य जोर शोर से जारी हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि भीषण चक्रवात के बावजूद राज्य के कोविड अस्पतालों में कोविड के मरीजों के उपचार में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति भी लगातार और सुचारू बनाए रखने में सफलता मिली है। इस बीच भीषण चक्रवात के चलते राज्य के करीब 2500 गांवों में बिजली की आपूर्ति बाधित हुई थी, जिसमें से 500 गांवों में बिजली आपूर्ति फिर से स्थापित कर दी गई है। चक्रवाती तूफान की वजह से करीब 200 सड़कें बाधित हुई थी, जिसमें से 50 सड़कों पर यातायात फिर से स्थापित कर दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार चक्रवाती तूफान की वजह से 16,000 से अधिक झुग्गी और घरों को नुकसान पहुंचा है। घरों को हुए नुकसान और किसानों की फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए सर्वेक्षण शुरू किया गया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र में ताउते तूफान के कारण 46 लाख से अधिक उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। राज्य के 10,752 गांवों में बिजली वितरण नेटवर्क पर बुरा असर पड़ा है। एक रिपोर्ट। चक्रवात के कारण महाराष्ट्र के 46,41,000 ग्राहकों की बिजली आपूर्ति प्रभावित हो गई है। ठाणे जिले में इसका सर्वाधिक परिणाम देखा गया एवं 7,85,000 ग्राहकों के घर एवं दफ्तरों में अंधेरा हो गया। रायगढ़ जिले के 7,73,000 तथा पालघर एवं रत्नागिरी जिले में 5 लाख से ज्यादा ग्राहकों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। कोकण से दूर विदर्भ में भी 53,000 से ज्यादा ग्राहकों के घर एवं दफ्तर अंधेरे में चले गए। राज्य के ऊर्जा विभाग ने दी जानकारी के अनुसार आज शाम तक 34 लाख से ज्यादा ग्राहकों की बिजली की आपूर्ति पूर्ववत की गई है। भविष्य में ऐसा नुकसान न हो इसलिए सभी पावर सप्लाई केबलें भूमिगत रूप से बिछाने का सरकार का नियोजन है। राज्य के मदद एवं पुनर्वास मंत्री ने पंचनामे जल्द से जल्द पूरे करने के आदेश अधिकारियों को दिए हैं तथा केंद्र सरकार से भी आपदा राहत जल्द से जल्द वितरित करने के लिए पत्राचार करने के निर्देश दिए गए हैं। जीवन भावसार, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना प्रबंधन में मध्य प्रदेश द्वारा अपनाए गए जन भागीदारी मॉडल की सराहना की है। प्रधानमंत्री कोरोना महामारी के दौरान अपने अनुभवों के बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के राज्यों और जिलों के अधिकारियों से संवाद कर रहे थे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश ने जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां बनाई हैं। इनमें पक्ष विपक्ष के सभी राजनीतिक दलों के लोगों को जोड़ा गया है। यह जनता से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में राजनीतिक दल और लोगों को जोड़ने की दिशा में अन्य राज्य भी मध्य प्रदेश के समान कार्य करें तो यह प्रभावी सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा आगामी समय में कोविड प्रबंधन के लिए दिए गए मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया है। पूजा पिवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से घट रहे हैं। राज्य में पिछले महीने संक्रमण दर 30% घटकर 10% के आसपास रह गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। छत्तीसगढ़ में अब तक 65 लाख से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के करीब 5 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन का पहला डोज दे दिया गया है। इस आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए राज्य शासन ने अलग से वेब पोर्टल बनाया है, जिसके माध्यम से टीका लगवाने के लिए पंजीयन कराया जा सकता है। राज्य में व्यापक पैमाने पर कोविड जांच करने के साथ ही संदिग्ध कोरोना मरीजों को दवा की किट भी उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक करीब 14 लाख संदिग्ध मरीजों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवाइयों की किट वितरित की गई है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। असम में स्वास्थ्य विभाग घर में क्वारंटीन कोविड मरीजों की मदद के लिए टेली परामर्श सेवा उपलब्ध करा रहा है। ई संपर्क टीम ने अब तक घर में क्वारंटीन लगभग 60,000 मरीजों को फोन पर परामर्श उपलब्ध कराया है।
असम में इस सेवा के टीम लीडर डॉक्टर सिद्धार्थ मौर्य ने आकाशवाणी को बताया कि राज्य में कोविड मरीजों की मदद के लिए समर्पित टीम बनाई गई है। हमारी एक डेडिकेटेड टीम है विद काउंसलर्स और अभी तक हमने 59,665 केसेस को कॉल किया है और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि होम आइसोलेशन में रहने वाले कोई भी कोविड पॉजिटिव जो आसाम स्टेट में रहते हैं उनको किसी भी तरीके की कोई चिकित्सा संबंधी परेशानी न हो। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व केंद्रीय मंत्री चमनलाल गुप्त के निधन पर दुख व्यक्त किया है। श्री कोविंद ने ट्विटर पर कहा कि जननेता, अनुभवी सांसद और सक्षम प्रशासक चमनलाल जीवन भर देश के विकास और खासतौर से जम्मू कश्मीर के विकास के लिए समर्पित रहे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह का अतिरिक्त अनाज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाभार्थियों को मई और जून के महीने के लिए मुफ्त में दिया जा रहा है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि लक्षद्वीप ने मई और जून महीने के लिए आवंटित पूरा अनाज भारतीय खाद्य निगम के डिपो से उठा लिया है। मंत्रालय ने बताया कि 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने मई में निर्धारित 100% अनाज गोदामों से ले लिया है। इनमें आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, केरल, लद्दाख, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुद्दुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना और त्रिपुरा शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कल तक 31 लाख मीट्रिक टन से अधिक अनाज उठा लिया है। दिल्ली सरकार ने उन परिवारों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने का फैसला किया है जिनमें कमाने वाले प्रमुख सदस्य की कोविड-19 से मृत्यु हुई है। इसके अलावा प्रत्येक परिवार को 2,500 रुपए की मासिक पेंशन भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उन बच्चों को 2,500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे जो कोविड के कारण माता पिता की मौत के बाद बेसहारा हो गए हैं। ये राशि इन बच्चों को 25 वर्ष की आयु तक उपलब्ध कराई जाएगी और उन्हें मुफ्त शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। श्री केजरीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में इस महीने राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी मुफ्त राशन प्रदान किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से सिंगापुर से आने जाने वाली सभी विमान सेवाएं तत्काल निरस्त करने की अपील की है। सिंगापुर में हाल ही में बच्चों में पाए गए संक्रमण के मामलों का हवाला देते हुए श्री केजरीवाल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के नए स्वरूप को बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय एनजीएमए ने आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर ऑडियो विजुअल गाइड ऐप की शुरूआत की। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि शीघ्र ही यह ऐप स्मार्टफोन पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा। इसकी मदद से दर्शक संग्रहालय में मौजूद कलाकृतियों के बारे में सुनकर और देखकर पूरी जानकारी ले सकेंगे। ये गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड कॉनकोर ने बंदरगाहों और कंटेनर डिपो के बीच खाली, शुष्क और रेफ्रिजरेटर कंटेनरों के आवागमन के लिए रेल ढुलाई शुल्क में 50% छूट की अवधि अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ा दी है। छूट की अवधि 31 मई को समाप्त होने वाली थी। कोयला मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष 25 मार्च को शुरू हुई कोयला खदान नीलामी प्रक्रिया को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। मंत्रालय ने कहा कि इसका पता इस बात से चलता है कि बोली लगाने वालों ने आज तक लगभग 50 खदान आधारित निविदा दस्तावेज खरीदे हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है मनोज पाठक। घरेलू शेयर बाजार में आज लिवाली तेज रही और प्रमुख सूचकांक 1% से अधिक बढ़त के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 613 अंक बढ़कर 50,193 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 185 अंक की बढ़त लेकर 15,108 दर्ज हुआ। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जांच प्रक्रिया में तेजी, स्थानीय कंटेनमेंट जोन और लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना कोविड के प्रमुख हथियार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया, देश में पिछले 15 दिन से कोविड-19 के सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है। कंटेनमेंट जोन और जांच के उपायों से कई राज्यों में महामारी की तीव्रता में कमी आई। देश में एक दिन में रिकॉर्ड 4,22,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हुए। भारत में 18 करोड़ 44 लाख लोगों को कोविड टीके लगाए गए। केंद्र सरकार ने म्यूकोरमाइकोसिस के रोगियों को राहत पहुंचाने के लिए फंगल रोधी दवाई एम्फोटेरिसिमाइसिन बी का उत्पादन बढ़ाया। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कोविड महामारी से निपटने के लिए व्यापक अभियान चलाने की योजना।
रेलवे ने अब तक देश के विभिन्न राज्यों को 11,030 मीट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।